अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो कि अपोजिशन पेश करने जा रही है। व्यूअर्स, अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे कहना चाहिए कि 100% बढ़ गई है। मईशत की बात करें तो वो तबाह हो चुकी है। अगर मुल्क की खारजा पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें वो तो तकरीबन नाकाम हो चुकी है। मुल्क जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुल्क के अंदर जो क़यादत है उसका बहरान नज़र आता है। ये फर्द जुर्म आयद की गई है अपोजिशन की तरफ से। व्यूअर्स, हुकूमत पर जिसको जवाब बनाते हुए अपोजिशन ने कहा है कि हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल नहीं रहा और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि इसको कानूनी शक्ल या आईनी शक्ल देने के लिए तहरीक अदम एतमाद जो है बुनियादी तौर पर जो असम्बली के अंदर पेश की जाएगी। इस हवाले से इनके जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके बयान के हवाले से बात करें तो जो मौलाना फजल रहमान है जो कि PDM की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा करारदाद है वो 48 घंटों में पेश कर दी जाएगी। अगली सांस में वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है जो तजावीज़ इकट्ठी कर रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो अपनी रिपोर्ट जो है अगले दो रोज़ में पेश कर दी जाएगी। यानी अगले 2 रोज में अगर रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई तो किस तरह से अगले 2 रोज में या 48 घंटे में जो है वो पेश की जाएगी करारदाद असम्बली के अंदर। तो ये तो होगी एक बात। बिलावल भुट्टो की बात करें जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है या चेयरमैन है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बुनियादी तौर पर वजीर आजम को कहा गया है कि जो आप अपना इस्तीफा दे दें, वगरना बुनियादी तौर पर हम जब इस्लामाबाद के अंदर 5 रोज बाद मैं वहां पर पहुंचूंगा तो आपसे बुनियादी तौर पर जो आप तहरीक अदम एतमाद जो है पेश कर दी जाएगी। इसी तरह बुनियादी पर खुर्शीद शाह की बात करें, उनके जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया कि बुनियादी पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के खिलाफ लाई जाएगी। इसका मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर जो स्पीकर है उसको उस पर बुनियादी तौर पर उनको हो सकता है कि वो तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ अगर पेश की जाए तो हो सकता है कि वो उसको इल्तवा में डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर उनको बुनियादी तौर पर हटाया जाए स्पीकर और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ लाई जाए। तो इसी तरह अगर देखें राना सनाउल्लाह जो नून के रहनुमा है, उनकी तरफ से बुनियादी तौर पर यह कहा गया है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो बुनियादी तौर पर जरूरी नहीं कि इतनी जल्दी ही पेश कर दी जाए, हो सकता है उसमें थोड़ी सी देर भी हो जाए। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो इत्तेहादियों की उन्हें हमायत की जरूरत थी वो उससे कतई नजर बुनियादी तौर पर अब इंडिविजुअल्स पर जोर दे रहे हैं या उन पर बुनियादी तौर पर एक तरह से अपनी जो सरगर्मियां हैं उन पर अपनी एक बुनियादी पर सर्फ कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से कहा गया। तो व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ बयानात एक ही पार्टियों को या PDM की क़यादत या अपोजिशन के जो बुनियादी पर देखने में आते हैं तो बुनियादी तौर पर उन्हें अपने ही ऊपर बुनियादी पर एतमाद की जो कमी है वो साफ तौर पर नजर आती है कि अपोजिशन की क़यादत कोई और बात करती है, लेकिन उनके जो दूसरे कारकुन हैं या दूसरे अरकान असम्बली हैं वो बुनियादी पर कोई और बात करते हुए नजर आते हैं, जिससे इनकी जो अदम एतमाद के हवाले से जो संजीदगी है वो खुलकर जो है वो सामने आती है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। अगर पाकिस्तान की तारीख के हवाले से व्यूज़ देखें, तहरीक अदम एतमाद 2 दफ़ा पेश की गई है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मोहतरम बेनज़ीर के खिलाफ जो है या उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1989 में पेश की गई और बुनियादी तौर पर IGI या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने यह पेश की थी उस ज़माने में। तो तकरीबन 12 वोटों से ये नाकाम हुई थी और बेनज़ीर भुट्टो बुनियादी तौर पर दर हकीकत ऐवान का एतमाद हासिल करने में कामयाब रही थी। तो ये अदम एतमाद उस ज़माने में इसलिए बुनियादी पर पेश की गई थी कि बेनज़ीर की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए गए थे करप्शन के, रिश्वत के। तो इसी हवाले से जो इल्ज़ामात लगाने वाले थे वो जो नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे। और अगर अपोजिशन की बात करें कौमी असम्बली के अंदर तो उसकी क़यादत गुलाम मुस्तफ़ा जतोई कर रहे थे। उनकी तरफ से जब ये नाकाम हुई तहरीक अदम एतमाद तो ये कहा गया कि बुनियादी तौर पर हमने अददी एतबार से नाकामी तो हासिल कर ली है, लेकिन बुनियादी तौर पर इखलाकी तौर पर उनकी फतह हासिल हुई है। तो ये जो फतह करप्शन के खिलाफ बेनज़ीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने हासिल की थी, तो दोनों जमातों की तरफ से उस ज़माने में 1989 में एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी तहरीक अदम एतमाद के दौरान लगाए गए। यानी बुनियादी तौर पर अरकान असम्बली को दोनों जमातों ने खरीदने के एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए। तो ये तो था इनका इखलाकी जवाब जो 1989 में पेश भी किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को हुकूमत नवाज शरीफ की भी और बुनियादी पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो हुकूमत है उसको बुनियादी पर गुलाम इसहाक़ खान है जो बुनियादी तौर पर एक तरह से जो है करप्शन को बुनियादी बनाते हुए उनकी हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया था। इसी तरह अगर हम बात करें बुनियादी तौर पर जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दूसरी अदम एतमाद पेश की गई है वो 2006 के अंदर पेश की गई है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे एक मैं इससे पहले आपको ये एक बात यह बता दूं कि ये इस 1989 वाली जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी या मोशन थी वो बुनियादी पर जब नाकाम हुई तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बुनियादी पर अपनी स्पीच दी कौमी असम्बली के अंदर। तो इस स्पीच में उन्होंने फिलबदी या उनके मुंह से ये निकल गया कि वो डेमोक्रेसी के साथ यानी जमहूरियत और बुनियादी पर रिश्वत के साथ खड़ी हैं। तो
इस बात पर बुनियादी पर ऐवान के अंदर कहा बुनियादी पर लगा। इसी तरह जो दूसरी तहरीक अदम एतमाद है वो 2006 को बुनियादी तौर पर अगस्त 2006 के अंदर पेश की गई है बुनियादी पर अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि अपोजिशन की जो सारी क़यादत थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और पीपल्स पार्टी की बात करें मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, वो भी बुनियादी तौर पर मुल्क से बाहर थी, तो उनका बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से एक इत्तेहाद बुनियादी तौर पर बनाया गया था, ARD। इसी तरह MRD जो बुनियादी तौर पर मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से 1985 में बुनियादी तौर पर बनाया गया या उस जमाने में बनाया गया। इसी तरह 2000 के अंदर जो है या 2002 के अंदर ARD की बुनियादी तौर पर एक अलायंस बुनियादी तौर पर अपोजिशन जमातों की तरफ से बनाया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो है क़यादत मौजूद थी। इसी हवाले से उन्होंने 2006 के अंदर जो शौकत अजीज थे उनके हवाले से जो है बुनियादी तौर पर अदम एतमाद की या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो असेंबली के अंदर मूव की। उसका बुनियाद या उस पर जो फर्द जुर्म अपोजिशन की तरफ से आयद की गई थी वो ये थी कि शौकत ने बुनियादी तौर पर उनकी हुकूमत में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो रिश्वत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और प्राइवेटाइजेशन जो बुनियादी पर नेशनल अदारों या कौमी अदारों या पब्लिक जो एक तरह से प्रॉपर्टी है, जैसा कि स्टील मिल की हो रही थी, उसको जवाब बनाते हुए ये जो है अदम एतमाद की तहरीक असेंबली के अंदर पेश की गई थी अपोजिशन की क़यादत की तरफ से, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो ARD है उसका एक तरह से अलायंस भी था, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल थी, और दूसरी तरफ अगर देखें तो MMA का इत्तेहाद था, जिसमें हम कह सकते हैं जो इस्लामी या मजहबी जमातें हैं वो 5 के करीब उस ज़माने में मौजूद थी, जिनकी क़यादत इनके मुख्तलिफ जो क़यादत है उनकी तरफ से की जा रही थी, क्योंकि जो इनकी मरकज़ी क़यादत थी वो मुल्क से बाहर थी। तो इसी हवाले से जो ये करारदाद जब पेश की गई है तो बुनियादी तौर पर अगर बात करें 342 अरकान असम्बली बुनियादी तौर पर मौजूद थे, तो उनमें से तकरीबन 136 ने इसके हक में वोट दिया है, बाकी मुखालफत में गए हैं, और इस हवाले से अपोजिशन की तरफ से उस दिन बुनियादी पर हड़ताल भी कर दी गई थी, इस बात को जवाब बनाते हुए कि जो बुगटी हैं उनका एक तरह से उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया था मुशर्रफ की हुकूमत से, तो बुनियादी तौर पर उनका बुनियादी तौर पर एक तरह से हड़ताल कर दी गई थी, जुमे का वो दिन था। तो इसीलिए बुनियादी तौर पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी बुनियादी पर शौकत अजीज़ के खिलाफ जो है नाकाम हुई, लेकिन बुनियादी तौर पर जो क़यादत थी जो बुनियादी पर उस दौर में अपोजिशन की वो मुकम्मल तौर पर बाहर थी, वही अपोजिशन हम कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में भी मौजूद है। हम कह सकते हैं कि MRD की तहरीक उस ज़माने में बनी 80s के ज़माने में, इसी तरह ARD जो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि 2002 में बनी, और इसी तरह अगर हम बात करें PDM की तो वो बुनियादी तौर पर 2021 के अंदर बुनियादी तौर पर बनी है। तो इसी तरह जो है अपोजिशन है उनकी तरफ से जो है अब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है असेंबली के अंदर पेश की जानी है, और बुनियादी तौर पर जवाब बनाया गया है वही फर्द जुर्म जो मैंने आपको पहले पढ़कर सुना दी है। इसी हवाले से व्यूअर्स अगर बात करें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि ये कामयाब होगी या नाकाम, इसका अंदाज़ा तो आपको उनके बयानात से भी बुनियादी तौर पर हो गया है कि बुनियादी तौर पर उन्हें अपने इत्तेहादियों पर भी एतमाद नहीं रहा, अब वो इंडिविजुअल्स पर बुनियादी तौर पर अपनी जो सरगर्मियाँ है या अपना सारा जोर है उन पर लगा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर बात करें तो व्यूअर्स 172 के करीब वोट जो है अपोजिशन को उसकी ज़रूरत होगी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। इसी तरह अगर बात करें तो अपोजिशन के बाद या हुकूमत की बात करें तो उनके पास 178 के करीब वोट जो है कौमी असम्बली में मौजूद हैं। इसी तरह अगर बात करें जो अपोजिशन है उनकी सारी जो अपोजिशन की क़यादत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MMA का इत्तेहाद हो, और चाहे वो ANP हो, चाहे वो दूसरी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हो, उनको जो या उनकी सीटें मिलाकर टोटल 164 या 164 सीटें बुनियादी पर बनती है। तो उनको वोट जो बुनियादी पर दरकार होगा, हम कह सकते हैं कि तकरीबन 8 के करीब जो है वोट जो अपोजिशन को उनकी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स ये देख लें कि अपोजिशन की तरफ से ये मुख्तलिफ बयानात आए हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उसकी मुद्दत के हवाले से कि कब पेश की जाएगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स देख लें कि अपोजिशन जब तहरीक अदम एतमाद अपने असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के ऐवान कौमी नेशनल असेंबली में पेश करेगी तो उसके लिए बुनियादी तौर पर 20% जो अरकान असेंबली है उनकी बुनियादी तौर पर उन्हें हमायत हासिल होगी या उनके दस्तखत उस करारदाद पर होंगे, जिसको बुनियादी तौर पर वो पेश कर देंगे, जिसको पेश करने के बाद 3 दिन गुजरने के बाद और 7 दिन गुजरने से पहले इस पर जो है जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो वोटिंग करवाएंगे या बुनियादी तौर पर उस पर जो है एक तरह से जो काउंटिंग बुनियादी तौर पर की जाएगी, जिसके नतीजे में ये फैसला हो सकेगा कि वज़ीर आज़म को एतमाद रहा है या नहीं ऐवान का। तो इसी हवाले से अगर बात करें तो व्यूअर्स जो अपोजिशन है उनको
جو 8 کے قریب جو ووٹ چاہیے تو انہیں بنیادی طور پر اتحادی جماعتوں پر تو اعتماد نہیں رہا، کیونکہ بنیادی طور پر ان کی مرکزی قیادت کی طرف سے جو ہے کاف لیگ کے ساتھ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بنیادی طور پر ان کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر ان سے سوء ظن رکھنا اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے اپوزیشن کو، اور اسی لیے بنیادی طور پر ان کی طرف سے یا ان کی قیادت کی طرف سے یا ان کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہ اب اتحادی ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے بلکہ وہ انڈیویجولز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تحریک عدم اعتماد جو وہ ناکام ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کاف لیگ ہے وہ بنیادی طور پر ایک منظم جماعت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا شخص جو بنیادی طور پر ان سے ٹوٹ جائے یا بنیادی طور پر ان کو بنیادی طور پر اپنے ساتھ ملا لے اپوزیشن، تو یہ بہت مشکل چیز نظر آتی ہے۔ ایم کیو ایم کی بات کریں تو وہ بھی ایک طرح سے بنیادی طور پر ایک مضبوط جماعت ہے، منظم جماعت ہے، اور وہ بھی بنیادی طور پر ان کے پاس وفاقی وزارت ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف ہے ان کے پاس ایک وفاقی وزارت ہے، تو وہ بھی در حقیقت کسی بھی طرح اس حوالے سے جو ہے تیار نظر نہیں آئیں گے۔ اسی فہمیدہ مرزا ہیں، ان کی بھی ایک وفاق میں جو بنیادی طور پر ایک سیٹ بنیادی پر ان کو حاصل ہے، تو وہ بھی بنیادی طور پر اس طرح کا بنیادی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ یا ان کی جماعت جو ہے وہ بنیادی طور پر توڑنے میں یا ان کا کوئی کارکن توڑنے میں بنیادی پر اپوزیشن کامیاب ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ اپوزیشن کی صاف طور پر ناکام ہوتی نظر آتی ہے، اور جس بات کو انہوں نے جواز بنایا ہے کہ بنیادی طور پر جو پچھلی جو حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہیں یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تحریک عدم اعتماد بنیادی طور پر ایک مرتبہ پیش کی ہے اور دوسری مرتبہ جو ہے پرویز مشرف کے خلاف بنیادی طور پر پیش کی ہے، لیکن دونوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن ان سب باتوں میں ویورز ایک چیز بنیادی طور پر صاف نظر آتی ہے کہ ایک زمانے میں ان کی قیادت باہر تھی جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، اور ایک زمانے میں بنیادی طور پر انہوں نے جو عدم اعتماد پیش کی ہے وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے جو ہے بنیادی پر تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، اور موجودہ وقت میں دیکھیں تو یہ وہ ساری پارٹیاں بنیادی پر اکٹھی ہو گئی ہیں جو ایک دوسرے پر ماضی میں کرپشن کے، ہارس ٹریڈنگ کے، رشوت کے الزامات لگاتی رہی ہیں۔ اب وہی جماعتیں جو ہے بنیادی پر عمران خان کی حکومت کے خلاف بنیادی طور پر مہنگائی اور معیشت کی ناکامی اور ملک کی فورن پالیسی نہ ہونے کے برابر یا اس چیز کو جواز بناتے ہوئے تحریک عدم اعتماد جو ہے پیش کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس میں ایک عام چیز ویورز یہ ہے کہ موجودہ جو پارٹی ہیں ان کی جو ایک مرکزی قیادت ہے جن کی قیادت میں یہ سارا کچھ عمل دیکھنے میں نظر آتا ہے، نواز شریف صاحب وہ آج عدالتوں سے مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور وہ بنیادی پر علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں، اور 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن وہ ملک کے اندر واپس نہیں آئے ہیں۔ تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں تحریک عدم اعتماد جو دوسری پیش کی گئی 2006 کے اندر، اس وقت جو قیادت تھی وہ بھی ملک سے باہر تھی۔ اب موجودہ وقت میں یا موجودہ تناظر میں دیکھیں تو اب بھی جو قیادت ہے وہ بنیادی طور پر ملک سے باہر ہے۔ تو بنیادی طور پر ان دلائل یا ان حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو موومنٹ ہے یا موشن ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن بنیادی طور پر ایک سیاسی جو سرگرمی ہے اس کو در حقیقت جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ بات ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر وہ سنجیدہ ہے تحریک عدم اعتماد کو لے کر، لیکن اس کی ناکامی جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دیتی ہے کہ بنیادی طور پر انہیں نہ صرف اتحادی جماعتوں کا ایک طرح سے اعتماد حاصل نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے جو ترین گروپ ہیں ان کے بھی اراکین کو توڑنے میں بالکل ناکام نظر آئیں گے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین سے بھی ایک طرح سے فون کال کی ہے۔ تو وزیر اعظم ایک طرح سے جو تحریک انصاف ہے انہوں نے بنیادی طور پر اپنے جو پتے ہیں وہ مکمل طور پر کھیل لیے ہیں، اور بنیادی طور پر جو اپوزیشن ہے ان کے پتے جو ہے وہ بنیادی طور پر کمزور نظر آتے ہیں۔ تو ویورز میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔